तो लास्ट टाइम तुमने ये क्वेश्चन पूछा था कि हमने अल्फा डीके जब कंसीडर किया था तो हमने क्लासिकल अप्रोच लिया था, जबकि बीटा डीके में हमने सेमी क्लासिकल अप्रोच लिया था। तो एक्चुअली अल्फा डीके में हमने क्लासिकल अप्रोच नहीं लिया था, हमने क्लासिकल एनालॉजी एनालॉजी लिया था। कि हमने हमारा पोटेंशियल अल्फा डीके में किस टाइप से था, इस टाइप से था। जैसे ये तुम्हारा जीरो है कहीं, तो इस टाइप से ये पोटेंशियल था तुम्हारा, ये तुम्हारा स्क्वायर वेल पोटेंशियल फॉर न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस रेडियस अगर आ रही है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस टाइप से था। तो हमने क्लासिकल एनालॉजी ली थी कि अगर एंगुलर मोमेंटम टर्म आएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो पोटेंशियल है ये इंक्रीज हो जाएगा। और ये क्लासिकल एनालॉग है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने देखा है कि जब भी हम प्लेनेटरी मोशन सॉल्व करते हैं, जो पोटेंशियल होता है वो इस टाइप से होता है। और जैसे ही कुछ अगर एंगुलर मोमेंटम टर्म आता है तो वो इस टाइप से इंक्रीज होने लगता है। ठीक है। तो ये जो इंक्रीज वाला टर्म है वो हमने बस बोला कि अगर एंगुलर मोमेंटम टर्म आएगा तो ये पोटेंशियल इंक्रीज होगा। लेकिन अभी भी यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन ले रहे हैं वो क्वांटम मैकेनिकल ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्लासिकल अप्रोच का केवल एनालॉजी ली है। जबकि बीटा डीके में हमने क्या किया, क्लासिकल सेमी क्लासिकल अप्रोच एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने में निकाला है। ठीक है। तो बीटा डीके में हम क्या करते हैं, ये सेमी क्लासिकल अप्रोच क्या है तुम्हारा, तो बेसिकली हम ये बोलते हैं कि अगर मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और यहाँ से बीटा इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, तो इस केस में ये क्योंकि ओरिजिन से इमिट हो रहा है तो एल इक्वल टू क्या होगा, आर क्रॉस पी। और तुम्हारा आर जीरो होगा इसलिए जीरो होगा। सेकंड हम क्या बोलते हैं कि एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। सेकंड केस हो सकता है कि ये टेंजेंसली यहाँ से इमिट हो। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि तुम इसको आर क्रॉस पी को तुम आर इंटू पी लिख सकते हो, क्योंकि ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे। और ये तुम्हारा क्लासिकल सॉल्यूशन है। अब इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए हम इसको सेमी क्लासिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे एल इक्वल टू आर को हम लिख देते हैं क्या, आर नॉट ए टू पावर 1/3। और पी को हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, एनर्जी ये रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले से, दैट ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम ई स्क्वायर सी टू पावर 4। तो इस इक्वेशन से हम पी कैलकुलेट करते हैं, फिर इसको यहाँ पुट करते हैं। तो हमें जो वैल्यू मिलती है एल की मिलती है 0.04, विच इज वेरी स्मॉल, या फिर क्लोज टू जीरो। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि बीटा डीके में मोस्ट प्रोबेबली एल इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलाउड डीके। तो हम लोग यहाँ से क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे फॉर, तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे सिलेक्शन रूल्स फॉर बीटा डीके। तो बेसिकली हम लोग क्या बोले थे कि अगर तुम्हारा मान लो कि एक्स डीके हो रहा है, वाई प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ओके, इलेक्ट्रॉन मान लो ये बीटा माइनस डीके है, तो इसका स्पिन होगा कुछ, स्पिन मान लो इसका होगा आई एक्स, इसकी पैरिटी होगी पी, यहाँ पे ये होगा आई वाई, पैरिटी पी होगी, प्लस इसका स्पिन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन ये होगा, न्यूट्रिनो का स्पिन एस होगा, और प्लस इनका एक रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम होगा जो कि हम एल से लिखेंगे। ठीक है। इस एल को ही हम सेमी क्लासिकल अप्रोच से कैलकुलेट कर रहे हैं, और वहां से हमें क्या मिल रहा है कि एल इज मोस्ट प्रोबेबली जीरो, मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है। तो और सेकंड इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिली, इन दोनों का सम क्या होगा, ये रिलेटिव सम, मतलब ये एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के रूल से समेशन होगा। तो अगर तुम एस ई प्लस एस न्यू लिखो तो ये तुम्हारा हाफ प्लस हाफ आएगा, तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज देगा, 0,1। ओके। तो यहाँ से 0,1 मिल रहा है, एल इक्वल टू जीरो मोस्ट प्रोबेबल मिल रहा है। तो इस चीज को हम, इस केस को बोलेंगे अलाउड डीके। ओके। तो इस केस में हम देखते हैं कि आई एक्स और आई वाई का क्या होगा। ठीक है। अलाउड डिके मैं शुरू से लिखता हूं यहाँ पे। तो वी से कि एल इक्वल टू जीरो तुम्हारा है अलाउड डिके। तो इस केस में तुम्हारे मान लो कि दो पॉसिबिलिटी है, एस इक्वल्स टू जीरो,
ऐसा बताओ कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का स्पिन का एडिशन है दोनों का, तो एस इक्वल टू जीरो तुम्हारा पहला केस आएगा। एस इक्वल टू जीरो में क्या होगा, आई एक्स तुम्हारा इक्वल टू हो जाएगा क्या, आई वाई प्लस जीरो, और प्लस ये भी जीरो क्योंकि एल भी जीरो है तुम्हारा, तो इक्वल टू हो गया आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई, इंप्लाइज डेल्टा आई जो तुम्हारा न्यूक्लियर स्पिन में चेंज होगा वो होगा जीरो। ओके, और इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्मी डीके, फर्मी डीके। ओके, सेकंड केस होगा तुम्हारा एस इक्वल्स टू वन, क्योंकि एस की दो पॉसिबल वैल्यू थी, जीरो एंड वन, तो एस इक्वल टू जीरो के केस में तुम्हारा ये डेल्टा आई जीरो होगा, और इस केस में तुम्हारा जो, इसको हम लोग बोलेंगे फर्मी डीके, अलाउड केस में फर्मी डीके। सेकंड एस इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग आई एक्स इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा आई वाई प्लस वन, और ये तो जीरो ही रहेगा, तो आई वाई प्लस वन तुम्हें तीन पॉसिबल वैल्यू देगा, आई वाई माइनस वन, आई वाई और आई वाई प्लस वन। ओके, तो ये मॉड होगा सबका, तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा, यहाँ पे भी मॉड होगा, तो यहाँ से तीन पॉसिबल वैल्यू मिलेंगी तुम्हें, और उसका मतलब ये होगा कि डेल्टा आई जो होगा, मतलब आई एक्स आई वाई माइनस वन हो सकता है, आई एक्स इक्वल टू आई वाई हो सकता है, आई एक्स इक्वल टू आई वाई प्लस वन हो सकता है, तो तीनों केस में तुम्हें डेल्टा आई इक्वल टू जीरो होगा इस केस में, और वन होगा इन दोनों के केस में, तो आई इक्वल टू डेल्टा आई इक्वल टू जीरो कॉमा वन मिलेगा। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी तुम्हें जीरो कॉमा वन मिलेगा तो इसको हम बोलेंगे गैमा टेलर, तो या फिर एटलीस्ट डेल्टा आई इक्वल टू वन होना चाहिए, ठीक है, तो गैमो टेलर डीके। ओके, तो ये दो टाइप के डीके होंगे तुम्हारे पास, फर्मी डीके एंड गैमा टेलर डीके अलाउड के केस में। ओके, तो इसका कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। ओके, तो इसके स्पेसिफिक एग्जाम्पल में जाते हैं। तो लेट्स से कि तुम्हारे पास यहाँ पे लिखा हूं मैं, लेट्स से कि इनिशियल आई एक्स और आई वाई जीरो 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 प्लस से जीरो प्लस जा रहा है, ठीक है, तो इस केस में क्योंकि ये न्यूक्लियर स्पिन ऑलरेडी जीरो है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एमिट होंगे उनका स्पिन भी जीरो ही होगा, उससे ज्यादा हो नहीं सकता, तो यहाँ पे इसका मतलब एस इक्वल टू जीरो होगा, और ये टोटल फर्मी होगा, ठीक है, ये प्योर फर्मी होगा, इसको तुम लिख सकते हो प्योर फर्मी। ओके, सेकंड केस ये हो सकता है जीरो प्लस से वन प्लस जाएगा, है ना, तो जीरो प्लस से जब वन प्लस जाएगा, तो इस केस में देखो एस इक्वल टू वन होना ही जरूरी है, अगर एस इक्वल टू वन नहीं होगा तो जीरो से वन पे जा ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि एल इक्वल टू जीरो है। ओके, एल इक्वल टू अगर जीरो है यहाँ पे, तो इस केस में तुम्हारा एस इक्वल टू वन होगा, ये प्योर गैमो टेलर होगा, ठीक है, प्योर गैमो टेलर टाइप। ओके, और थर्ड केस तुम्हारा होगा वन प्लस से वन प्लस, तो इस केस में तुम्हारा एस इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, एस इक्वल टू वन भी हो सकता है ना, क्योंकि एस इक्वल टू वन के केस में भी तुम्हें डेल्टा इक्वल टू जीरो मिलता है, तो उस केस में इसको तुम क्या लिखोगे, मिक्स, तो ये मिक्स होगा। तो तीन टाइप के डीके तुम्हें मिल सकते हैं नेचर में अलाउड कंडीशन में, फर्स्ट होगा प्योर फर्मी, सेकंड प्योर गैमो टेलर, या फिर मिक्स। ओके, लेकिन अलाउड के अलावा एल इक्वल टू नॉट एल नॉट इक्वल टू जीरो में भी ऐसा नहीं है कि कभी डीके होगा नहीं, मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके फॉर एल नॉट इक्वल टू जीरो है वो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो उसका मतलब है कि तुम्हें जीरो मतलब एल नॉट इक्वल टू जीरो के केस में भी डीके मिल सकते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरबिडन डीकेस, ठीक है। देन दैट से कि तुम्हारा एल इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरबिडन डीकेस। एल नॉट इक्वल प्लस एक चीज और कंसीडर कर सकते हैं एल इक्वल टू जीरो के केस में, कि अगर तुम पैरिटी कंसीडर करो, इसको मैं मिटा देता हूं, फॉर एल इक्वल टू जीरो अलाउड केस, तो अगर पैरिटी कंसीडर करें हम, पैरिटी, तो यहाँ पे आई एक्स होगा, इसका कुछ पैरिटी होगा, तो ये इक्वल टू होना चाहिए क्या, आई
मतलब पैरिटी ऑफ आई वाई, अगर पैरिटी ऑफ आई देख रहे हैं तो पैरिटी ऑफ आई वाई मल्टीप्लाइड बाई पैरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई पैरिटी ऑफ न्यूट्रिनो और मल्टीप्लाइड बाय -1 टू पावर एल, जो कि एल तुम्हारा क्या है, रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो ये डिसाइड करेगा कि पैरिटी चेंज होगी कि नहीं होगी। तो अगर एल इक्वल टू 0 है तो ये हमेशा +1 रहेगा, है ना। इसके बाद तो तुम्हारा क्या है कि पैरिटी पी आई एक्स वाई इक्वल्स टू पी वाई और इंटू ये, तो इसका पैरिटी पॉजिटिव होता है, इसका पैरिटी भी पॉजिटिव होता है, तो ये सिंपली इन दोनों का पैरिटी इक्वल होगा। ओके, इसका पैरिटी भी सर। हाँ सर वेट कर रहे हैं, अंदर कर दीजिए क्लास में कुछ लोग। ओके ओके। सो यहां से हमें क्या कंक्लूड मिलता है कि अलाउड केस में जब एल इक्वल टू 0 होगा तो पैरिटी हमेशा दोनों की सेम होगी, डॉटर न्यूक्लियाई और पेरेंट न्यूक्लियाई की पैरिटी सेम होनी चाहिए। अगर इसकी ऑड है तो इसकी भी ऑड होगी, इसकी इवन है तो इसकी भी इवन होगी, कोई पैरिटी में चेंज नहीं होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट, मतलब ये पैरिटी इंपॉर्टेंट है। तो अलाउड केस के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अलाउड केस, अलाउड केस में दो चीजें मिलेंगी तुम्हें, डेल्टा आई कैन बी इक्वल टू 0 और 1, है ना, एंड पैरिटी इज इवन। ओके, तो दो चीजें अगर हैं, बीटा डी के दिख रहा हो तुम्हें मिल रहा है, अगर तुम डेल्टा आई मेजर कर रहे हो वो 0 या 1 आ रहा है और पैरिटी इवन है, तो वो मोस्ट केसेस में अलाउड केस होगा। अलाउड केस में तुम्हें फिर डिसाइड करना होगा कि वो फर्मी होगा कि गैमो टेलर होगा या फिर मिक्स होगा। ठीक है, तो ये डिसाइड करना एक बार, ये यहां से तुम डिसाइड करोगे अलाउड है कि फॉरबिडन है। ओके, तो सबसे पहले डेल्टा आई मेजर करो। डेल्टा आई कैसे मेजर करोगे, पेरेंट का आई देखो, डॉटर का आई देखो, ये आई मतलब स्पिन, और दोनों का डिफरेंस अगर दोनों सेम है तो 0 होगा, दोनों का अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो 1 होगा, अगर दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है तो वो डेफिनेटली अलाउड केस नहीं है, वो फिर फॉरबिडन केस में जाएगा। ठीक है, और सेकंड तुम्हें क्या चेक करना है, पैरिटी। अगर अगर मान लो कि ये दोनों का डिफरेंस 1 भी आ रहा है लेकिन पैरिटी ऑड है तो उस केस में ये अलाउड नहीं होगा, क्योंकि अलाउड केस में पैरिटी हमेशा इवन होती है। ओके, तो इस टाइप से तुम्हें डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट इज फॉरबिडन केस। तो सर श्याम भी वेट कर रहा है। हाँ, वेट अ मिनट। तो सेकंड केस इज फॉरबिडन केस। तो L नॉट इक्वल टू 0, ओके, तो इस केस में क्या होगा, लेट्स कंसीडर ऑल द केसेस ऑफ स्पिन। तो तुम्हारा L इक्वल टू लेट्स से पहले 1 होगा। ओके, L इक्वल टू 1 है, तो इस केस में S इक्वल टू 0 हो सकता है। S इक्वल टू 0 तुम्हें क्या देगा, आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई प्लस 1, है ना। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी तुम्हारी इसकी, आई वाई -1 कॉमा आई वाई कॉमा आई वाई +1। ठीक है, तो तीन वैल्यू होंगी, इसका मतलब कि डेल्टा आई विल बी इक्वल्स टू 0, 1। ओके, तो अगेन यहाँ पे तुम्हारा S इक्वल टू 0 है, तो ये तुम्हारा फर्मी होगा। ओके, सेकेंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, हो सकता है S इक्वल टू हो सकता है 1, S इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1 के केस में। हाँ 2 मिनट, 3 बजे तक। हाँ, अभी तो शुरू हुई। ओके, सर वन केस में तो बॉस आइंस्टीन होगा ना, कि क्या मतलब वो कैसे साइन दे क्या, नहीं ये नहीं वन नहीं, केस? वो चीज नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम, स्पिन 1 होगा। ये तुम्हारा स्पिन कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का। तुम लेट आए क्या क्लास में? हाँ सर लेट आया अभी। हाँ, तो जस्ट तुम एक बार कंफर्म कर लेना, मैं रिवाइज कर दूंगा बाद में। हाँ ठीक है सर। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि स्पिन L इक्वल टू 0 होना चाहिए हमेशा बीटा डीके में। L इक्वल टू 0 होता है तो हम उसको अलाउड स्टेट बोलते हैं, अलाउड डीके बोलते हैं। L इक्वल टू 0 नहीं होता है तो फॉरबिडन डीके बोलते हैं। तो अलाउड में डिस्कस किया अभी हम फॉरबिडन डीके कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो L तुम्हारा 0 नहीं होगा। ठीक है, तो बीटा डीके में तुम्हारे कंपोनेंट क्या होता है, डॉटर न्यूक्लियाई होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रिनो होता है, और दोनों का रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिफाइन कर रहे हैं। तो चार चीजें हो गई तुम्हारे पास। ठीक है, तो चार में से L तुम्हारा यहाँ पे 1 है, L नॉट इक्वल टू 0, L मान लो कि 1 है, और ये S है, जो ये S कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का दोनों का। तो ये तुम्हारा S इलेक्ट्रॉन प्लस S
न्यूट्रिनो है, तो ये हाफ और हाफ होके मिलके 0,1 देता है, ठीक है। हाफ माइनस हाफ 0 देगा, हाफ प्लस हाफ 1 देगा, ठीक है। तो एस इक्वल टू 0 के केस में तुम्हारा एल इक्वल टू 1 है, तो ये दो जो पेरेंट न्यूक्लियाई है आई एक्स, इसका स्पिन तुम्हारा आई वाई प्लस 1 होगा, और जो कि तुम्हें 3 पॉसिबल वैल्यूज देगा। तो यहाँ से मिलता है डेल्टा आई इक्वल टू 0,1। ओके, तो इस केस को हम लोग बोलेंगे फर्मी केस। ये वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि फर्मी डिराक और बोस-आइंस्टीन, उससे टोटली डिफरेंट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एस इक्वल टू 0 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे जैसे यहाँ पे फर्मी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्मी। और एस इक्वल टू 1 के केस में क्या होगा, अगेन आई एक्स इक्वल टू हो जाएगा आई वाई प्लस एस 1 है, और प्लस फिर से एल इक्वल टू 1 है, तो ये तुम्हें दो वैल्यू देगा। मतलब ये तुम्हारा बेसिकली यहाँ पे 5 वैल्यू देगा, आई वाई -2, कॉमा आई वाई -1, कॉमा आई वाई प्लस आई वाई प्लस 1, आई वाई प्लस 2। तो यहाँ पे तुम्हें क्या डेल्टा आई जो मिलेगा वो तुम्हें मिलेगा 0, 1 और 2। तो तीन, मतलब डेल्टा आई अगर 2 तक एक्सटेंड कर रहा है, इसका मतलब एल इक्वल टू 1 है, और ये फॉरबिडन डिके है। ओके, तो इसमें तुम वापस कह सकते हो ये गैमो टेलर होगा, क्योंकि एस इक्वल टू 1 है। एंड देन ये तुम्हारा गैमो टेलर होगा और फॉरबिडन डिके होगा। मान लो कि तुम्हें ये केस मिलता है, यहाँ पे तुम्हारा डेल्टा आई कितना 0 और 1 था, ठीक है। तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा कि अब ये फॉरबिडन डिके है कि क्या कहते हैं अलाउड है। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पैरिटी आएगा। तो पैरिटी जो आएगा उसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एल इक्वल टू 1 है, तो पैरिटी तुम्हारा किस टाइप से आएगा, पैरिटी हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पैरिटी ऑफ आई एक्स क्या होता है तुम्हारा, पी ऑफ आई एक्स इक्वल टू हो जाएगा मल्टीपल ऑफ पी आई वाई, या फिर पी वाई इंटू पी इलेक्ट्रॉन इंटू पी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो इंटू -1 टू पावर एल। तो ठीक है, तो यहाँ अलाउड के केस में ये एल 0 होता था, लेकिन इस केस में ये 1 होगा। तो इस केस में 1 होगा, तो यहाँ पे पैरिटी चेंज होगा। तो अगर यहाँ पे पैरिटी ऑफ एक्स था जो इक्वल टू माइनस ऑफ पैरिटी ऑफ वाई आ जाएगा, क्योंकि ये -1 साइन आएगा। तो यहाँ पे तुम्हें ये पैरिटी चेंज होगी, और ये ऑड मिलेगा पैरिटी। तो जब भी तुम्हारे पास डेल्टा आई 0 1 होगा और पैरिटी ऑड होगी, तो तुम्हें बोलना है कि ये फॉरबिडन केस है एल इक्वल टू 1 का, है ना। ओके, और अगर एल इक्वल टू 2 मिल रहा है, डेल्टा एल इक्वल टू 2 मिल रहा है, तो ऑलरेडी तुम्हें पता है कि ये फॉरबिडन केस होगा। ओके, और उसका एल इक्वल टू 1 भी हो सकता है, एल इक्वल टू 2 भी हो सकता है, हम देखेंगे कैसे। तो अगर एल इक्वल टू 2 कंसीडर करें यहाँ पे, ये मैं मिटा देता हूँ। एल इक्वल टू 2 में फिर से पैरिटी इवन होगी, क्योंकि यहाँ पे एल इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ये फिर से -1 की जगह +1 हो जाएगा, तो फिर से पैरिटी इवन होगी। बट एल इक्वल टू 2 एस इक्वल टू 0, यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। तो डेल्टा आई तुम्हारा क्या हो जाएगा 0, 1, 2, है ना। तो एस इक्वल टू 0 के केस में ये होगा, एस इक्वल टू 1 के केस में क्या होगा, तुम्हें ऑलरेडी पता चल गया कि ये फॉरबिडन केस है, और यहाँ पे तुम्हें डिसाइड करने की जरूरत नहीं, ये फर्मी है कि गैमा टेलर है। सेकंड तुम्हारा आई एक्स, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, आई एक्स इक्वल टू आई वाई प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ पे डेल्टा आई तुम्हारा 0, 1, 2, 3, तो 3 तक जाएगा डेल्टा आई। तो इस केस में तुम्हें ये एल इक्वल टू 2 डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से तुम्हारे ये सिलेक्शन रूल डिसाइड होंगे। तो जब भी तुम्हें कोई बीटा डीके गिवन होगा, तो तुम्हें उसका निकालना होगा कि वो फर्मी है कि गैमा टेलर है, अलाउड है कि फॉरबिडन है। तो लेट्स डिस्कस वन एग्जांपल। ओके, मान लो कि मैं ये एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें। डस्टर, तुम्हारा कैल्शियम बीटा डीके करके स्कैंडिनेवियम में कन्वर्ट हो रहा है, कैल्शियम से Sc बन रहा है। यहाँ पे तुम्हारा ये 20 होगा, ये 48 है लेट्स से।
तो बीटा डीके में ये 21 हो जाएगा, ये 48 ही रहेगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन माइनस निकलेगा, प्लस एक न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होगा। सो यहाँ पे अगर तुम देखो तो कैल्शियम का जो पैरिटी है वो है तुम्हारा 0+। ओके, बट जो SC है उसका पैरिटी अगर तुम देखोगे तो मिनिमम आता है या तो 6+ या फिर 5+ या फिर 4+। ओके, केवल ये 3 केसेस हैं स्कैंडिनेवियन में SC के केस में। तो यहाँ पे डेल्टा आई कितना जा रहा है? उससे पहले एक तो पॉसिबल वैल्यू के लिए तुम क्यू चेक कर सकते हो, क्यू वैल्यू क्या होगा। तो क्यू वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होता है, यहां से ये पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल। ओके, बट अगर तुम डेल्टा आई मेजर करो, डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, आई वाई माइनस आई एक्स या फिर आई एक्स माइनस आई वाई। तो 6 - 0 6 होगा। पहले तो 6 पॉसिबल आ रहा है, सेकंड 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ओके, तो लेट्स से कि 6 है तुम्हारा, ठीक है, मान लो 5 और 4 मैं हटा देता हूँ और 6 है। तो अभी तक हमने 2 केस पढ़े। L इक्वल टू 0 में तुम्हारा मैक्सिमम जा रहा है आई डेल्टा इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1 में जा रहा है 2 और L इक्वल टू 3 में जा रहा है 4। तो ये 6 के लिए क्या होगा, L इक्वल टू एटलीस्ट 5 होना चाहिए, जो कि फॉरबिडन है। और S इक्वल टू मतलब तुम डिसाइड करने की जरूरत नहीं S इक्वल टू 0 है कि 1 है। तो ये फॉरबिडन केस में जा रहा है, और हमें पता है कि अलाउड केस की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और फॉरबिडन केस की कम होती है। और जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ाओगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी और कम होती जाएगी। तो L इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी। तो ये डिके बहुत हाईली अनलाइकली है और ये नहीं होगा। नेचर में ये बहुत कम पाया जाता है, मतलब बहुत कम क्या, नील नेग्लिजिबल पाया जाता है। सेकंड, मान लो कि अगर हम दूसरा पॉसिबिलिटी कंसीडर करें, हम कुछ नया चीज पढ़ रहे हैं अभी। लेट्स से कि यही डीके इस टाइप से हो, तो टॉपिक तुम लिख सकते हो डबल बीटा डीके या 2 बीटा डीके या डबल बीटा डीके। तो एग्जैक्टली होता क्या, इस केस की जगह कैल्शियम तुम्हारा डीके करता 20 48, ये 1/1 नहीं, डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और ये डीके करता टाइटेनियम में 22 48 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 न्यूट्रिनो। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ये बना फिर एक और रिलीज हुआ ये हुआ, ऐसा नहीं होता। ये डायरेक्ट होता है, कैल्शियम से सीधे टाइटेनियम में चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और ये 2 न्यूट्रिनो भी रिलीज होंगे। तो इस केस में क्या होता है, अगर ये तुम्हारा 0+ है जो कि हमने पहले से डिसाइड कर रखा है, और टाइटेनियम का स्पिन भी यहाँ पे 0+ आता है, तो अगर 0+ से 0+ होता है तो हमने पढ़ा था कि डेल्टा आई क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पे S इक्वल टू भी 0 होगा। तो ये तुम्हारा एक तो अलाउड है, दूसरा फर्मी है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होगी, अलाउड प्लस फर्मी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी और ये इससे ज्यादा प्रोबेबल होगा, और इसलिए नेचर में हमें ये सेकंड डबल बीटा डीके ऑब्जर्व करते हैं हम कि कैल्शियम सीधे टाइटेनियम में कन्वर्ट होता है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। ओके, तो ये एक टाइप का नया कॉन्सेप्ट है डबल बीटा डीके। इसके लिए क्यू वैल्यू तुम चेक कर सकते हो, तुम्हारा ये हमेशा मतलब ग्रेटर देन 0 होता है। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसी सेम टाइप का, जो कि मतलब तुम्हें दिखाएगा कि डबल बीटा डीके सिंगल बीटा डीके से कई केसेस में ज्यादा प्रोबेबल होता है। तो तुम्हारा एक जीई जर्मेनियम होता है कि गैलियम होता है, मैं भूल गया, शायद जर्मेनियम होता है। सो दिस जीई 76 ये तुम्हारा एएस में डीके करता है 76 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। ओके, तो अगर ये डीके पॉसिबल होगा तो यहाँ पे इसका है ये 0+ और ये है 2+। 2+ का मतलब है कि L इक्वल टू 1 होगा, है ना। L इक्वल टू 1 में ही 2+, मतलब यहाँ पे अगर तुम देखो डेल्टा आई क्या है, डेल्टा आई एटलीस्ट 2 है ना। तो इंप्लाइज कि L इक्वल टू 1 होना है, और L इक्वल टू 1 होगा इसका मतलब है कि फॉरबिडन है, फॉरबिडन केस है। ओके, फॉरबिडन केस में भी अगर तुम इसका क्यू वैल्यू मेजर करो तो ये लेस देन 0 आता है।
क्यू वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, सिंपली मास ऑफ गैलियम माइनस मास ऑफ AS इंटू सी स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी लेस देन 0। तो ऑलरेडी ये एनर्जेटिकली ही पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे इसका ये स्पिन जो सिलेक्शन रूल है उसको तुम्हें फॉरबिडन दे रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। ओके, तो इसकी जगह पे होता क्या है कि ये जीई डीके करता है, GE76 डीकेज इनटू SC76, हाँ AS की जगह SC76 में डीके करता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 न्यूट्रिनोस। ओके, इस केस में फिर से अगर ये 0 प्लस है तो यहाँ पे भी 0 प्लस मिलता है, और अगेन 0 0 में ये डेल्टा आई 0 होगा और S इक्वल टू 0, तो ये अलाउड एंड फर्मी टाइप। ठीक है, तो फर्मी टाइप की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, और ये सेकंड मतलब एग्जांपल था कि यहाँ पे 2 बीटा डीके होते हैं एक साथ, और वो ज्यादा प्रोबेबिलिस्टिक होगा। ओके, तो होपफुली तुम्हें ये क्लियर हुआ होगा कि सेकंड बीटा डीके कैसे होता है। इसको कभी भी ऐसे ब्रेक मत करना कि एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग रिलीज होते हैं, एक साथ ही दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और दोनों का मतलब, और हर केस में ये पॉसिबल नहीं है, कुछ ही केसेस हैं जो मैं डिस्कस किया, और भी 2 3 हो सकते, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि तुम्हारा क्यू वैल्यू प्लस जो एनर्जी जो सिलेक्शन रूल्स है वो तुम्हारे प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं कि सेकंड अगर 2 बीटा डिके या 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो वो ज्यादा प्रोबेबिलिस्टिक होगा इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है बीटा डीके में, उसके बाद हम लोग फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके पे जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि बीटा डीके में पैरिटी वायलेशन होता है। पैरिटी वायलेशन का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले। ओके, तो बेसिकली हम जब भी कोई भी फिजिक्स का लॉ पढ़ते हैं, कोई फिजिक्स का लॉ डेवलप करते हैं, या कोई भी चीज डिस्कस करते हैं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है जिनका हम लोग हमेशा कंजर्व कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान रखते हैं कि एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। ओके, एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, अगर फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। मोमेंटम, सॉरी, ओके, अगर फोर्स है, अगर फोर्स तुम्हारा सेंट्रल फोर्स है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, ये तुम्हारा F इक्वल टू 0 पे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी तुम्हारी हमेशा कंजर्व होगी अगर तुम्हारा मतलब फ्रिक्शनल सिस्टम नहीं, डिसिपेटिव सिस्टम नहीं है, तो एनर्जी मोस्ट ऑफ द केसेस में कंजर्व होती है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तुम्हारा जब अगर तुम्हारा V इज सिंपली VR इज सिंपली VR, केवल सेंट्रल पोटेंशियल है। ठीक है, ऐसे ही हम नेचर में जब कुछ भी फंडामेंटल चीजें डिस्कस करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि उसमें टाइम रिवर्सल सिमेट्री होगी, टाइम रिवर्सल सिमेट्री। तो सिमेट्री और कंजर्वेशन क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम चीज होती है, तुम ये पढ़ोगे अगर तुम हायर टॉपिक्स में। एक नोएथर थ्योरम होती है जो ये सिमेट्री और कंजर्व क्वांटिटी को रिलेट करती है, कि जहां पे भी कोई एक कंजर्व क्वांटिटी होगी वहां पे एक कोई सिमेट्री होगी। ठीक है, तो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे एनर्जी कंजर्व क्यों होती है तुम्हारी, क्योंकि सिस्टम है वो तुम्हारा टाइम के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है, टाइम के अकॉर्डिंग सिस्टम चेंज नहीं हो रहा, तो उस केस में एनर्जी कंजर्व होगी। तो टाइम सिमेट्री से एनर्जी आती है, इसीलिए तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स में देखना कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है डेल्टा टी डेल्टा ई रिलीज मतलब रिलेट होते हैं h×2, तो यहाँ से टाइम और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है, और अगर तुम्हारा टाइम सिमेट्रिक है सिस्टम तो एनर्जी कंजर्व होगी। ठीक है, सेकंड आता है तुम्हारा मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन तुम्हें तब मिलता है जब तुम्हारा फोर्स 0 है, और फोर्स 0 इसका मतलब क्या है कि ट्रांसलेशन सिमेट्री है, ट्रांसलेशन सिमेट्री है। ओके, ट्रांसलेशन सिमेट्री मतलब स्पेस में तुम एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट गए तो तुम्हें कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ, क्योंकि कोई फोर्स चेंज नहीं हुआ। अगर मान लो कि फोर्स फील्ड है, लेट्स से कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो उसकी वजह से एक फोर्स फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो कि रिड्यूस करेगा, तो अगर तुम यहाँ खड़े हो तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें कुछ
ई आर होगा, ई आर वन होगा, जबकि यहाँ पहुंच गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर टू होगा। तो ई आर, अगर तुम्हारा चार्ज क्यू है तो तुम्हें यहाँ पे फोर्स क्यू होगा, फील होगा, और यहाँ पे ये तुम्हारा F1 हो गया और ये तुम्हारा F2 हो गया। तो यहाँ पे फोर्स चेंज हुआ तुम्हारे साथ। इसका मतलब ट्रांसलेशन करने से तुम्हें स्पेस सेम नहीं दिख रहा, ट्रांसलेशन सिमेट्री नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। लेकिन मान लो कि ये फोर्स जीरो है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, ओके लेट्स से कोई फोर्स नहीं है। अब तुम यहाँ से यहाँ मूव करो, तुम्हें क्या डिफरेंस पता चलेगा? कोई डिफरेंस नहीं पता चलता। इसका तो तुम्हारा जो ट्रांसलेशन है उससे कोई वेरिएशन क्रिएट नहीं हो रहा फिजिकल सिस्टम में। या तुम ये कह सकते हो कि देयर इज ए ट्रांसलेशन सिमेट्री। तो ट्रांसलेशन सिमेट्री के करस्पॉन्डिंग तुम्हारा मोमेंटम कंजर्व होता है, क्योंकि फोर्स जीरो होता है। सिमिलरली अगर तुम्हारा पोटेंशियल तुम्हारा सेंट्रल है, सेंट्रल पोटेंशियल का मतलब क्या है? एक पॉइंट के अकॉर्डिंग हर जगह पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा इस सर्किल में रोटेट कर रहा है, तो उसको हर सर्किल, क्योंकि रेडियस सेम है तो हर जगह सेम पोटेंशियल फील होगा। तो इसका मतलब इसका जो तुम्हारा कंजर्वेशन, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है इस केस में। इवन अगर इसका ऑर्बिट तुम्हारा इलिप्टिकल भी है तो उस केस में भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। और वो किस वजह से? क्योंकि ये फोर्स सेंट्रल है, या फिर तुम्हारे यहाँ पे सर्कुलर सिमेट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब भी तुम्हारे पास एक रोटेशनल सिमेट्री होती है तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो रोटेशन सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री, ओके। सिमिलरली हम लोग क्योंकि हम लोग प्री इंक्लाइंड होते हैं इन सब चीजों के लिए कि एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, रोटेशन सिमेट्री, ट्रांसलेशन सिमेट्री होनी चाहिए, हम लोग ये एज्यूम करके रखते हैं कि टाइम रिवर्सल सिमेट्री होनी चाहिए सिस्टम्स में। टाइम रिवर्सल सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर मैं टाइम रिवर्स कर दूं जस्ट अभी, मान लो कि t इक्वल टू 0 पे मैं टाइम रिवर्स कर दिया, तो जो जो प्रोसेस हो चुकी है वो एग्जैक्टली ट्रेस बैक करेंगी। जैसे मान लो कि सन यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है, और ये अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, और मान लो फॉर T1 टू T2 यहाँ जा, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंची अर्थ, ठीक है। अब मैं टाइम अगर रिवर्स कर दूं और T2 से T1 में आप, तो अर्थ एग्जैक्टली सेम पाथ पे लौट के आएगी, ठीक है। ये तुम्हारा कहलाता है टाइम रिवर्सल सिमेट्री। और ये हम एज्यूम करते हैं कि फिजिकल सिस्टम में टाइम रिवर्सल सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लासिकली ये लॉ फॉलो करता है। क्लासिकली तुम कोई भी इक्वेशन लो और उसमें टाइम को t माइनस टी कर दो और इंटीग्रेट करो नेगेटिव टाइम में, तो तुम्हें एग्जैक्ट ट्रेजेक्टरी मिलेगी जो कि तुम्हें पॉजिटिव टाइम में मिली थी। तो यहां से तुम्हारा आता है टाइम रिवर्सल सिमेट्री, ओके। थर्ड चीज जो आती है, थर्ड नहीं जो भी नंबर हो, वो आता है तुम्हारा पैरिटी सिमेट्री। पैरिटी सिमेट्री क्या बोलता है? या फिर पैरिटी कंजर्वेशन, कि जो तुम्हारा फिजिकल सिस्टम, कोई भी फिजिकल सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए मतलब कि इफ r टेंड्स टू माइनस आर, सिस्टम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। r टेंड्स टू माइनस आर, इसका मतलब ये है कि x गोज टू माइनस एक्स, y गोज टू माइनस वाई, एंड z गोज टू माइनस जेड। तो अगर मैं ये कोऑर्डिनेट एक दूसरे से फ्लिप कर भी दूं तो सिस्टम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, सिस्टम के प्रोसेसेस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। और दिस इज कॉल्ड पैरिटी सिमेट्री। तो एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग बीटा डीके को स्टडी करते हैं तो हमें ये दिखता है कि बीटा डीके पैरिटी सिमेट्री को फॉलो नहीं करता है, और यहाँ पे पैरिटी वायलेशन होता है। वायलिटी मतलब वायलेशन ऑफ पैरिटी कंजर्वेशन कह सकते हो तुम, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जाके देखते हैं कैसे होता है ये। तो स्पेसिफिक मतलब एक स्पेसिफिक एग्जांपल है जिस केस में हमें पैरिटी वायलेशन बहुत इजीली मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल या फिर कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं जिसको हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो लेट्स से कि कोबाल्ट, ठीक है। तो कोबाल्ट 60, ये एक तुम्हारा CO एक मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको तुम मैग्नेटाइज कर सकते हो, ओके। तो इसका बीटा डीके ऑब्जर्व करते हैं हम इस टाइप से कि ये निकेल में डीके करता है, निकेल एक्साइटेड स्टेट में जाता है किसी, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और एक एंटी न्यूट्रिनो रिलीज करता है, ओके। इसका क्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब स्पिन वगैरह सब, इसका स्पिन लेट्स से ये 5 है और ये 4 है, डेल्टा आई इक्वल्स टू 1 आता है, और 1 तुम्हारा अलाउड केस में इंक्लूडेड है ना, डेल्टा आई इक्वल टू 1 अलाउड है, तो ये अलाउड है, ओके। अब क्या करते हैं हम इसको, कि हम इसको इस टाइप से प्रिपेयर करते हैं सैंपल को कि इसको एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर देते हैं, ओके। तो होगा क्या कि इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। लेट्स से कि तुम्हारा ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये तुम्हारा एक्स है, ये वाई है,
और हमने जो इसका कोवर्ट का जो एंगुलर मोमेंटम है उसको एक एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर दिया। ओके, तो लेट्स से कि जो आई होगा, आई ये तुम्हारा यहाँ पे वाई डायरेक्शन में मैग्नेटाइज है। ओके, तो मान लो अगर हम पैरिटी चेंज करें अब तो क्या इफेक्ट होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल पे क्या चेंज होंगे। एल इज मतलब आई तुम्हारा आई इज इक्विवेलेंट टू एल, है ना। और एल तुम्हारा कैसे डिफाइन होता है, आर क्रॉस पी। ओके, बेसिकली यही डिफाइन होता है। तो अगर हम पैरिटी चेंज करेंगे तो आर गोज टू माइनस आर एंड क्योंकि आर गोज टू माइनस आर, तो अगर मान लो कि तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है वो इधर मूव कर रहा है तो इसका पी इधर है और आर भी इधर है। अब मैंने आर फ्लिप कर दिया तो मतलब आर इधर चला गया माइनस आर, तो पी किधर कैसा हो गया, पी भी अपोजिट हो गया ना, क्योंकि सॉरी ये तुम्हारा माइनस आर हो गया तो ये आर हो गया, और आर की करस्पॉन्डिंग ये अपोजिट जा रहा तो मोमेंटम भी नेगेटिव हो गया, है ना। क्योंकि आप इसको तुम इजीली ऐसे समझ सकते हो कि मान लो तुम्हारा ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है और ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है पी से, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैंने इसको माइनस एक्स कर दिया और इसको प्लस एक्स कर दिया, तो अब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो पी भी माइनस पी हो जाएगा, है ना। तो इससे अगर देखो तो ये आर माइनस हो गया और पी भी माइनस हो गया, इसका मतलब एल तुम्हारा सेम रहेगा पैरिटी के पैरिटी चेंज में, ठीक है। तो इसका मतलब पी एल इज इवन और एल तुम्हारा पैरिटी में चेंज नहीं होता है। तो अगर मैं इसको पैरिटी चेंज करूं तो यहाँ पे अगर मान लो कि ये y तुम्हारा नीचे चला गया और ये तुम्हारा, तो मान लो कि ये y और x पैरिटी चेंज के बाद है, इसमें भी तुम्हारा स्पिन ऐसे का ऐसा रहेगा, ठीक है। तो स्पिन में मतलब जो कोवर्ट का स्पिन है उसमें पैरिटी चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये तुम्हारा ऐसे ही रहेगा। ओके, यहाँ तक फाइन, अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्या होता है कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो बीटा डीके होता है कोवर्ट में वो एक एंगल पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो बीटा डीके अगर तुम इसको एक साइड अलाइन कर दो तो बीटा डीके तुम्हारा इस थर्ड क्वाड्रेंट में इस टाइप से होता है, ई विथ मोमेंटम पी। ओके, मोमेंटम पी के साथ ई इधर इमिट होता है। ओके, तो अगर पैरिटी चेंज होगा तो क्या होगा, पी नेगेटिव हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया। पैरिटी चेंज होगा तो पी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और पी नेगेटिव हो गया मतलब किधर रिलीज होना चाहिए, इसके जस्ट अपोजिट। तो इस केस में पी इधर रिलीज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथ पी माइनस पी, है ना। तो अगर पैरिटी कंजर्वेशन अलाउड है, पैरिटी कंजर्वेशन नेचर फॉलो करता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन नीचे रिलीज होने चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन ऊपर भी रिलीज होने चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे मान लो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसे डिजाइन किए कि तुम्हारा कोबाल्ट यहाँ पे कहीं अलाइन है। ओके, कोबाल्ट का ये आई स्पिन इस टाइप से अलाइन है और तुमने डिटेक्टर लगा रखे हैं, ऊपर भी एक डिटेक्टर लगा रखा है इस टाइप से और नीचे भी एक डिटेक्टर लगा रखा है। ओके, तो अगर पैरिटी कंजर्व है तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज हो रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज होने चाहिए। तो इसका मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन तुम इस हेमिस्फीयर में काउंट करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस हेमिस्फीयर, मान लो कि ये अप है तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम यहाँ पे भी काउंट करोगे, डाउन में भी, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अप, अब ये स्पिन नहीं है सॉरी, मतलब इस मान लो कि ये 1 है और ये 2 है, तो इन 1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम ये देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि ऊपर वाले हेमिस्फीयर में या फिर वन ऑफ द, ये मतलब इक्वल नहीं होता एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली ये इक्वल नहीं, इक्वल क्या, इवन ये ऐसा नहीं कि इसमें हल्का से इम्बैलेंस होता है, ये बहुत ज्यादा डिफर करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब तुम्हें रेशियो दे सकते हैं हम लोग। सॉरी मेरे पास नंबर्स नहीं है, बट इनका जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा डिफर करता है। देखो जब भी एक्सपेरिमेंटली हम चीजें करते हैं तो मान लो अगर ये आ रहा होता 6.54 और ये आता 6.53, तो हम लोग उसको इक्वल ही मानते, बट ऐसा नहीं होता। ये मतलब ऐसा कि यार ये 6 है तो ये ऑलमोस्ट 0.00 समथिंग, तो इतना डिफरेंस आता है। तो इसका मतलब ये यूजली पैरिटी वायलेशन होता है बीटा डीके में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पैरिटी वायलेशन इन बीटा डीके, और बीटा डीके पैरिटी को कंजर्व नहीं रखता। ओके,
तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक नई थ्योरी, मतलब अब तुम क्योंकि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है जो स्पिन अभी तक हम जो कंसीडर कर रहे थे, जिससे हम तुम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अट्रैक्शन कंसीडर कर रहे थे, उसमें हम एज्यूम करके चल रहे थे कि पैरिटी कंजर्व होगी। बट इवन अल्फा डीके में पैरिटी कंजर्व थी, बट बीटा डीके में पैरिटी वायलेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बीटा डीके है जो वो टोटली डिफरेंट फेनोमेना है इंस्टेड अल्फा डीके। तो अल्फा डीके तुम्हारा फिर भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को से रिलेट कर सकते हो, बट बीटा डीके तुम्हारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से हम इसको रिलेट नहीं कर सकते। और इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कोई नया फोर्स इन्वॉल्व है इसमें, और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक फोर्स। तो ये पैरिटी वायलेशन की वजह से हमें एक नया फोर्स मिलता है जिसको हम बोलते हैं वीक फोर्स। वीक फोर्स क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स से बहुत वीक है, बट स्टिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के मतलब कि सिमिलर है और ग्रेविटी से बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके ओके और मतलब जितने बीटा डीके के अलावा बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट ऐसे मतलब डीके ऑब्जर्व किए गए जो वीक फोर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, और उन सारे वीक फोर्सेस में तुम्हारा पैरिटी वायलेशन होता है। पैरिटी, ठीक है। तो वीक फोर्स एक नया टाइप का फोर्स है जिसमें पैरिटी वायलेशन होता है। इसको हम लोग फिर क्वांटम मैकेनिकली स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मतलब जो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ बीटा डीके है उसको हम लोग बोलते हैं फर्मी थ्योरी। ओके, तो टाइम देख लेते हैं कितना बचा है मेरे पास। 15 मिनट है। ओके, तो फर्मी थ्योरी में हल्का सा इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। तो एग्जैक्टली अगर तुम क्वांटम मैकेनिकली बीटा डीके को स्टडी करना चाहते हो, तो क्योंकि ये वीक फोर्स है, तो फर्मी ने जो प्रपोज किया वो ये कि हम पाउली का जो न्यूट्रिनो थ्योरी है उसको हम लोग पोस्टुलेट है कि एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक एंटी। पोटेंशियल बैरियर से करती है ना, हाँ वो जो पोटेंशियल बैरियर रहता है उससे करते ना हाँ, उससे बीटा हम डी। लोग इसको स्टडी नहीं कर सकते ना, कि वो पोटेंशियल बैरियर तब स्टडी करते जब हम लोग ये कंसीडर करते कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है, जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन इसमें ये पैरिटी वायलेशन और वीक फोर्स क्या सिग्निफाई करता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, प्लस दो तीन चीजें और हैं। जैसे मान लो कि अगर तुम मान लो ये वेल वाला ये कंसीडर करना चाहते हो, ओके, तो पहली बात तो ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिपल करेगा तो कुछ और आएगा। प्लस दूसरी बात ये है कि ये हमारा इस एजम्पशन पे बेस था कि जैसे मान लो तुम्हारा एक्स था, वो वाई प्लस अल्फा डीके हो रहा था, इस टाइप से हो रहा था। तो हम क्या एज्यूम कर रहे थे कि न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी वाई और प्लस अल्फा प्रेजेंट है, फिर अल्फा कहीं निकल रहा है। ओके, ये हमारा एज्यूमशन था, तो हम ये पोटेंशियल ले रहे थे। लेकिन ये तुम इस केस में ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर एक्स मतलब बीटा डीके में तुम क्या लोगे, एक्स वाई प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, है ना। लेकिन तुम्हें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो तुम इसको कभी भी इस टाइप से नहीं लिख सकते कि वाई प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ये तुम लिख ही नहीं सकते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अलाउ नहीं करता इसको। ठीक है, तो ये वाले जब केस हम एज्यूम नहीं कर सकते, तो ये पोटेंशियल भी एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, ये पोटेंशियल तुम्हारा इसी का बेस था कि ऑलरेडी तुम्हारा ये कोई एक पोटेंशियल जो है ये वाई के थ्रू क्रिएट हो रहा है और इसके अंदर अल्फा पार्टिकल बाउंड स्टेट में है। ठीक है, तो वो कभी रिलीज हो सकता है। तो ये तुम्हारा इस अजम्पशन पे ये पोटेंशियल बेस था। लेकिन अभी तुम ये वाला अज्यूम नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई बाउंड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियसली क्रिएट हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर और डीके कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें एक नई थ्योरी डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले फर्मी ने जो थ्योरी दी उसने ये बोला कि मतलब इसको हम लोग एक स्मॉल परटर्वेशन थ्योरी की टाइप से अज्यूम कर सकते हैं। तो मान लो कि तुम्हारा हैमिल्टोनियन कुछ इस टाइप से है, एच साई इक्वल्स टू मतलब आई एच क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ साई, इस टाइप से कोई हैमिल्टोनियन है। तो उसने ये बोला कि हम लोग एक स्मॉल टाइम के लिए एक टाइम डिपेंडेंट स्मॉल परटर्वेशन, तो स्मॉल परटर्वेशन जब ऐड करोगे तो H प्लस ये हो जाएगा Vp, और ये तुम्हारा X और T दोनों पे डिपेंड करेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा इक्वल टू आई एच क्रॉस
d/dt ऑफ साई। तो इस टाइप से ये दिखेगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्मी गोल्डन रूल का यूज करते हैं। फर्मी गोल्डन रूल एक्चुअली एक स्पेसिफिक चीज है कि जब भी तुम्हारा कोई भी एक्साइटेशंस होते हैं, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियर एक्साइटेशंस होते हैं, न्यूक्लियर एक्साइटेशंस, तो मान लो कि तुम्हारा ये फाइनल स्टेट है, मतलब लेट्स से कि ये तुम्हारा इनिशियल स्टेट है आई और ये तुम्हारा फाइनल स्टेट एफ। तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो भी नेचुरल प्रोसेस होंगे वो तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, और ग्राउंड स्टेट हमेशा नीचे होगा। तो मान लो कि न्यूक्लियन तुम्हारा यहाँ कहीं और वो डीके करके यहाँ आएगा और उसकी वजह से कुछ रिलीज होगा, अल्फा बीटा या जो भी, ठीक है। तो इस टाइप से ये कोई भी डीके है, न्यूक्लियर डीके। तो इस केस में जो डीके कांस्टेंट है वो फर्मी गोल्डन रूल से डिफाइन होता है। फर्मी गोल्डन रूल इट इज कि तुम्हारा जो डीके कांस्टेंट लैम्डा है विल बी इक्वल्स टू, ओके हाँ, 2 पाई बाई एच क्रॉस मॉड ऑफ वी आई एफ स्क्वायर एंड रो ऑफ, रो मतलब डेंसिटी ऑफ ई आई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक एक टर्म क्या है। 2 पाई तो तुम्हें सबको क्लियर है, एक नंबर है। एच क्रॉस तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट है जो कि क्वांटम मैकेनिज्म में हर जगह आता है। देन तुम्हारा ये वी आई एफ क्या है, तो वी आई एफ तुम्हारा एग्जैक्टली ये परटर्वेटिव पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया था ना उसकी वजह से आ रहा है। तो वी आई एफ को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मान लो तुम्हारा ये साई आई इनिशियल स्टेट था और साई एफ फाइनल होगा, ठीक है। तो इस आई एफ फाइनल स्टेट में तुम्हारा फाइनल स्टेट ऑफ वाई प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा ये फाइनल। तो उस केस में अगर तुम्हें ये ट्रांजिशन निकालना, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होगी तुम्हारी, इंटीग्रल ऑफ साई एफ वी साई आई डी एक्स, है ना, फॉर ऑल। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, वी आई एफ मॉड, ठीक है। और इसका हम लोग स्क्वायर लेंगे, ओके। इस चीज को हम लोग इसको स्क्वायर वी आई एफ स्क्वायर लिखते हैं। तो ये तुम्हारा सिंपली क्या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, ट्रांजिशन फ्रॉम फाइनल स्टेट टू, मतलब इनिशियल टू फाइनल स्टेट। और थर्ड टर्म जो है डेंसिटी ऑफ ई आई एफ, मतलब कि ई आई एफ क्या है एग्जैक्टली, एनर्जी ऑफ आई, एनर्जी ऑफ फाइनल, एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। और उन दोनों एनर्जी स्टेट में के बीच में जो नंबर ऑफ डेंसिटी, कितना मतलब कितने स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। स्टेट मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकते हैं उनको हम स्टेट बोलते हैं, ये साई। और नंबर ऑफ स्टेट एग्जिस्टिंग बिटवीन द ई आई एफ, या फिर ट्रांजिशन जो है उसमें कितने स्टेट एग्जिस्ट करेंगे। तो इन तीनों का मल्टीपल तुम्हारा क्या होता है, ट्रांजिशन रेट देता है या डिके रेट देता है, ओके। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लस आई, मतलब मुझे ये बताओ कि क्या फर्मी गोल्डन रूल डिराइव करने की जरूरत है या तुम कर लोगे, क्योंकि ये तुम्हारे क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में है, फर्मी गोल्डन रूल, टाइम डिपेंडेंट परटर्वेशन थ्योरी।